हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक का हम लोग थ्योरी को भी जानेंगे। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें जानेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कितने इसमें कंपोनेंट होते हैं, इसका प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की क्या नीड होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, क्या इंडिकेशन है, क्या कंट्रा इंडिकेशन है, इसमें एज रिलेटेड क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लास्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सभी चीजें बात करें तो हम लोग थ्योरी को तो जानेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये नर्सिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 14 है। इससे पहले भी हम क्वेश्चंस कराए हैं नर्सिंग सीरीज का, आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए तो आप लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यहाँ से है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। यहाँ से तो बात करें हम लोग कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सभी चीज पढ़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, जो भी जितना भी चीज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सभी चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है कि मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो रिएक्शन होता है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक, बात करें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होते हैं, तो किसी भी पर्सन जिसका 6 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। ये इंडिकेशन हो गया। किसको करते हैं, तो सर्जरी वाले पेशेंट हो गया, ट्रोमा वाले पेशेंट हो गए, या फिर जिसमें भी जिसको भी ब्लड की नीड है उसमें करते हैं। तो उसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन एक होता है इमीडिएट रिएक्शन और एक होता है लेट रिएक्शन। ठीक, इमीडिएट मतलब कि ड्यूरिंग टाइम ही हो जाएगा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करें उस टाइम में हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट रिएक्शन। और डिलेड में बात करें तो हम लोग को फीवर और जॉइंटिस जैसे कंडीशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इमीडिएट में नॉन फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ये इमीडिएट रिएक्शन के अंदर आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी हम लोग करते हैं तो रैपिड कर दिए। रैपिड मतलब कि एक क्राइटेरिया ये भी होगा ना भैया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइम में किया जाता है, तो 4 आवर्स। कितने टाइम में किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 आवर्स में किया जाता है। 4 आवर्स में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। यदि 4 आवर्स ले पहले कर देंगे, बिफोर कर देंगे, तो ये हाइपरवोलेमिया कॉज कर देगा। क्या करेगा, हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया कॉज करेगा। हाइपरवोलेमिया का मतलब कि फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, और पहले कर देंगे 4 घंटा से, तो 4 घंटा के बाद यानी कि डिले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ये रिस्क बढ़ा देगा किसका, तो बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसको हम लोग बोल देंगे सेप्टिसीमिया। क्या बोलेंगे, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया कॉज करेगा। यदि 4 घंटा से भी ज्यादा डिले टाइम हो रहा है तो ये कॉज करेगा सेप्टिसीमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकॉर्डिंग टू हम लोग बोले तो 4 घंटा में कर देना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि रैपिड कर रहे हैं, रैपिड कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड कंटेंट करता है सिट्रेट। यहाँ पर लिखा है ना सिट्रेट। सिट्रेट क्या करता है कि कैल्शियम को बाइंड करके और यूरिन के थ्रू यूरिनेट करा देते हैं, यानी कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा रैपिडली ट्रांसफ्यूजन करेंगे ब्लड, तो जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। और ये बोल सकते हैं हम लोग कि डिले ब्लड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी आता है। और हाइपोकैल्सीमिया जिस भी पर्सन में होगा तो कार्डिनल साइन होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के, जैसे चुएस्टिक साइन होता है, फेशियल जो हम लोग का होता है वहां पर स्पाज में देखने को मिलता है, और होता है ट्रोजियर साइन जो कि कार्पोपाडल स्पाज में देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया वाले पर्सन में देखने को ये कंडीशंस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिले ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिले मतलब कि मोर देन 4 आवर्स। टाइमिंग क्या लग रहा है, 4 घंटा से ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पर ये सिंबल इस तरीके से होगा, डिले मतलब कि 4 घंटा से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिले ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि कॉम्प्लिकेशन कर सकता है सेप्टिसीमिया। क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा, सेप्टिसीमिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होगा, तो रैपिड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। सर्कुलेटरी ओवरलोड को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लूइड वॉल्यूम हाइपरवोलेमिया बोल देंगे। और आयरन ओवरलोड कब होता है, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। आयरन ओवरलोड कब होगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक। और हाइपोकैल्सेमिया कब होता है, तो आप लोग को जस्ट बताएं कि रैपिड होगा, तो जिसका वजह से सिट्रेट की वजह से। यहाँ पर डिलेड से पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, आप लोग को सभी चीज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी रेड ब्लड सेल कैन बी स्टोरेज अप टू। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले, ठीक, नर्स जो है, ये नर्स वो क्या डेट देख रही है और टाइम कलेक्शन का, कि पैक्ड आरबीसी का टाइमिंग कितना दिन पहले तक होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव के अकॉर्डिंग होगा, कौन से प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाया गया है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो ब्लड जो भी है उसको क्षमता को पोटेंट करके रखेगा, बना के रखेगा, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। 3 तरह के होते हैं, एक होता है सीपीडी, लिख लीजिएगा सीपीडी, एक होता है सीपीडीए, सीपीडीए, और एक होता है सेगम। एक क्या होता है, सेगम, SAGM। सीपीडी जो होता है वो 21 डेज के लिए होता है, सीपीडीए जो है 35 डेज के लिए होता है, और सेगम जो है ये 42 डेज के लिए होता है। बात करें हम लोग की सीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखिएगा सिट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। सीपीडीए की बात करें तो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज के साथ एडेनिन हो जाते हैं, इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो कि 35 डेज तक प्रिजर्व करके रखेगा ब्लड को। नेक्स्ट है सेगम। सेगम का होता है, एस का मतलब सेलाइन, एडेनिन और ग्लूकोज और मेनिटॉल। ये जो होता है सेगम, जो कि 42 डेज तक ब्लड को प्रिजर्व करके रखेगा, बेस्ट माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तक रखा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है तो ना तो 21 डेज है और ना ही 42 डेज है, लेकिन 35 डेज है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 35 डेज मतलब कि सीपीडी है, उसमें क्या है, तो यूज में लिया गया है प्रिजर्वेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इट इज सेफर टू क्रॉस मैच विथ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन सिंपल से ये पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक, मान लो कि ट्रॉमा हुआ है, फिर उसको कुछ भी है, तो उस पेशेंट को हम लोग को ब्लड चढ़ाना है, तो क्रॉस मैच तो करा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हेमरेज हो गया है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि हम लोग डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं, या फिर बोल सकते हो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि डोनेट कर सकते हैं, डोनर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ निगेटिव, और ओ निगेटिव को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी पॉजिटिव जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, इसको याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर या ओ निगेटिव इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम लोग के पास ब्लड है तो पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये डोनर है, किसी को भी दिया जा सकता है, तो ओ निगेटिव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ब्लड डोनेशन अ डोनर शुड हैव हीमोग्लोबिन लेवल एबव। ये क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। एक तो एज रिलेटेड क्राइटेरिया पूछा जाता है कि कौन से एज ग्रुप जो है वो चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ब्लड। और ये पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन लेवल क्या होना चाहिए। तो एज बात करें हम लोग कि एज ग्रुप जो भी है
वो 45-50 एज तक जो है वो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन उनका 12 होना चाहिए, ठीक 12, अगर 45 kg होना चाहिए उसका वेट, सॉरी 45 kg होना चाहिए वेट, और एज 60 ईयर्स, 60 ईयर्स तक होता है, ठीक। वेट याद रखिएगा 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए, एज 60 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड को स्टोरेज जब हम लोग करते हैं तो कितना टेम्परेचर पर किया जाता है स्टोरेज, तो लिख लीजिएगा 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज करके रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है ब्लड का, तो 2 से 6 डिग्री। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कैनुला जो यूज में लेते हैं कितने गेज का होता है, तो 18 गेज का होता है। एक स्पेसिफिक आप लोग यहाँ पर एक स्लाइड देकर लिख लीजिएगा, ब्लड में 18 गेज का कैनुला यूज में लिया जाता है, 18 गेज का कैनुला यूज में लेते हैं हम लोग, ठीक। यदि ब्लड रिएक्शन होता है तो पहले सबसे पहले स्टॉप करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा तो पहले स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन से क्या करेंगे, उसमें पेशेंट को नॉर्मल सलाइन चलाएंगे, देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और उसका पेशेंट का वाइटल मॉनिटर करते रहेंगे। वाइटल, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, किस चीज का सीक्वेंस है, तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या करेंगे, सबसे पहले इमीडिएट क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन नॉर्मल सलाइन के साथ उसको पुश करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे, वाइटल मॉनिटर करेंगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू अ पेशेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन अ 6 आवर्स पीरियड। तो हम लोग जानते हैं कि अभी आप लोग को बताएं कि ब्लड जो होता है वो 6 आवर्स नहीं 4 आवर्स के अंदर में क्या करने चाहिए, ट्रांसफ्यूज करने चाहिए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि यूज ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, वॉल्यूम कंट्रोल ये सब कुछ नहीं होता है, सिंपल सा जो भी आईवी सेट आता है उसे ही ब्लड सेट आता है, ब्लड जो होता है वो सेट आता है बीटी सेट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, उस सेट के थ्रू दिया जाता है, इसमें कोई भी इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि रन द ब्लड एटलीस्ट स्लो रेट ड्यूरिंग 5 to 10 मिनट, हाँ ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। मतलब यह है कि जब भी हम लोग इनिशियल पीरियड में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में ब्लड जो भी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो स्लो रेट से करते हैं, ताकि उसमें जो भी हो सके कि प्रीवियस हिस्ट्री हो ये सब तो उसके अटेंडर से पूछेंगे, पेशेंट से भी पूछेंगे यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देखने के लिए भी स्लो चढ़ाते हैं कि उसका बॉडी जो है उसको टॉलरेट कर पा रहा है या फिर नहीं। क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड ग्रुपिंग करना जरूरी होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इसमें भी याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीट विद इन 4 आवर्स टू प्रिवेंट, किस चीज से प्रिवेंट होने के लिए, तो विद इन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट विद इन 4 आवर्स, 4 घंटा तक करता है, 4 घंटा से पहले होगा तो आयरन ओवर, ये हम लोग बोल सकते हैं कि इससे होगा तो प्रिवेंट यहाँ पर हो जाएगा फ्लूइड वॉल्यूम, प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। 4 घंटा से पहले होगा तो क्या होगा, 4 घंटा से पहले हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। 4 घंटा से पहले क्यों किया जाता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्योंकि 4 घंटा के बाद में क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर सेप्टिसीमिया का रिस्क रहेगा, ठीक याद रखिएगा। विद इन 4 आवर्स ही किया जाता है, लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं किया जाता है। 4 घंटा का मतलब कि 3 से 4 घंटे के अंदर बहुत फास्ट, 2 घंटा या फिर बहुत फास्ट होगा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, हिमोलाइटिक रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन के बात करें कि हम लोग क्या देखें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो लिखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, कॉम्प्लिकेशन।
कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में बात करें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लिख लीजिएगा। हाइपरवोलेमिया होता है, क्या होता है? हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड लेवल ज़्यादा हो जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग हाइपरवोलेमिया। नेक्स्ट सब चीज़ बताएंगे क्यों होता है। हाइपरकेलेमिया होता है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। डिले ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसकी वजह से होता है। आयरन ओवरलोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयरन ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रिस्क रहेगा सेप्टिसीमिया के, सेप्टिसीमिया के रिस्क रहेगा। और कैल्शियम लेवल कम होता है, कैल्शियम जो है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। ये कॉम्प्लिकेशन है। हाइपरवोलेमिया इसलिए होता है कि सो फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं विद इन 2 आवर्स, बहुत तेजी से ब्लड चला देंगे तो हाइपरवोलेमिया होगा, जिसके वजह से उसके पेशेंट के बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्रैकल्स साउंड देखने को मिलेगा लंग्स में। उसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें उसके बाद क्या होगा, तो उसका जो बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। इसको याद रखिएगा हाइपरवोलेमिया में। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो पेशेंट को सबसे पहले ये रोकेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो रोकेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, नीड होगा तो बाईपेप या फिर सीपेप पर भी लेना पड़ेगा। नेबुलाइज भी किया जाता है पेशेंट को हाइपरवोलेमिया वाले कंडीशंस में। पोटेशियम ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड ब्लड जो होता है उसको ट्रांसफ्यूज करने की वजह से पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। आयरन ओवरलोड बता दिए हैं आप लोग को कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। सेप्टिसीमिया क्यों होता है? ये कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो बोलेंगे कि 4 घंटा से ज़्यादा डिले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज सेप्टिसीमिया, लिख सकते हैं। और कैल्शियम लेवल कम क्यों होता है? क्योंकि जो भी ब्लड होता है वो सिट्रेट कंटेंट करता है, जिसके वजह से कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। ये हम लोग का कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चीज़ें था। इसमें प्रिजर्वेटिव याद रखिएगा क्या क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप्स हम लोग बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक होता है डेसिग्नेटेड डोनर। डेसिग्नेटेड डोनर का मतलब कि अपने मन से स्वेच्छानुसार दे रहा है ब्लड, उसको बोलते हैं डेसिग्नेटेड। जैसे हम लोग जाकर ब्लड डोनेट करेंगे ब्लड कैंपेन में तो उसको हम लोग डेसिग्नेटेड बोलते हैं। एक होता है ऑटोलोगस। ऑटोलोगस का मतलब कि मेरे बॉडी को नीड है ब्लड कोई भी सर्जरी के लिए, और हमारे अंदर 15 ग्राम से ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल है, तो हम पहले अपना ब्लड निकलवा लेंगे, उसके बाद ट्रांसफ्यूज करेंगे खुद के बॉडी को, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोलोगस। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक होता है डेसिग्नेटेड, एक होता है ऑटोलोगस, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक होता है ब्लड सेल्वाज। ब्लड सेल्वाज का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सर्जरी जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, 100 ml 200 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस ब्लड को छान कर ले करके और उसको बोल सकते कि उसको प्यूरिफाई करके और चढ़ाया जाता है उस पेशेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्वाज। डोनर मेनली 2 ही हैं, तो एक होते हैं डेसिग्नेटेड और एक होता है ऑटोलोगस। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नॉर्मल लेवल सोडियम का, सोडियम सीरम लेवल नॉर्मल कितना होता है? तो सीरम सोडियम लेवल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग के बॉडी में होते हैं। एक तो पूछा जाता है कि मेजर केटाइन क्या होता है, मेजर एनायन क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं सोडियम का नॉर्मल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आयरन कैल्शियम की बात करें हम लोग कि कैल्शियम का कितना होता है, तो लिखिएगा 8.6 से 10.5 ग्राम पर डीएल। ये जो होता है कैल्शियम, ये ग्राम में होता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मेजर केटायन कौन होता है और एनायन, ये पूछा जाता है, तो केटायन का आप लोग याद रखिएगा आई के, आई के, ठीक, आई के और ईना से, इस तरीके से आप लोग याद रखिए ईना, ठीक। देखिए आई का मतलब एनायन याद रख सकते हैं, और केटायन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर जो होता है ना, इससे आप लोग याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर। मेजर फ्लूइड में केटायन कौन होता है और एनायन कौन होता है, तो सोडियम, सोडियम। और बात करें केटायन के अंदर, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा कौन होता है, तो सोडियम होता है।
और केटायन का अंदर मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला में और निगेटिव में क्लोरीन होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा केटायन के अंदर, और एनायन के अंदर फास्फोरस होता है PO4। केटायन का मतलब और एनायन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिस पर होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेजर केटायन क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो एक्स्ट्रा के इस याद रखेंगे, और केटायन का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, एनायन और केटायन, एनायन का मतलब पॉजिटिव, केटायन का मतलब निगेटिव। तो सोडियम जो है मेजर एनायन है और पोटेशियम जो है मेजर क्या है, एनायन है। किसके अंदर? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये हम लोग का क्वेश्चन होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड केटायन। यहाँ पर क्वेश्चन है ना केटायन का, कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आप लोग के यहाँ पर ट्रिक हम बताएं, क्या चीज ट्रिक बताएं? ई ना से, ई ना और आई के से याद रखिएगा, आई के ई ना। ई का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें सोडियम आएगा, इसमें क्या हो जाएगा सोडियम, और इंट्रासेलुलर में क्या आएगा तो पोटेशियम आएगा। ये केटायन है। और एनायन पूछा जाएगा निगेटिव वाला चार्ज, तो बोलेंगे हम लोग कि क्लोराइड। क्लोराइड जो है वो क्या, यहाँ पर केटायन पूछा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्लोराइड होगा, सोडियम नहीं होगा। सोडियम एनायन होता है, एनायन का मतलब पॉजिटिव और केटायन का मतलब निगेटिव चार्ज, चार्ज से रिलेटेड है। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया ओबीजी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड, MCQ नंबर 14 था। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा, फिर कुछ भी सजेशन देना होगा, कमेंट करना होगा, तो आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 15 में। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन और उसका रेशनल्स जानेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।